लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज करें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर फ्लक्स चेंज करने के कुछ अलग अलग मेथड्स भी स्टडी किए थे। आगे बढ़ते हैं। आज हम वी आर स्टडिंग अबाउट सेल्फ इंडक्शन। दो टर्म्स हैं, एक सेल्फ इंडक्शन, एक सेल्फ इंडक्टेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में, बहुत ध्यान रखना ही है। एग्जाम में अगर डिफाइन करना आ जाए तो दोनों की डेफिनेशंस डिफरेंट होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग आंसर्स। स्विचेस में ऑफ करते समय स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, इसका आज हम रीज़न ढूंढ सकते हैं। स्विच ऑन करें, बल्ब एकदम पूरा नहीं जलता है, हमें लगता है कि पूरा जल गया, बट एक्चुअली इट टेक्स सम टाइम टू ग्लो टू इट्स फुल ब्रिलियंस। एकदम पूरा क्यों नहीं जल जाता? करंट को इंक्रीज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न ढूंढेंगे। इट्स काइंड ऑफ, आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, जैसे स्कूटी चला रहे हैं, हल्की सी ब्रेक भी साथ में दबा रखी है, मतलब इधर एक्सलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर ब्रेक दबा रहे हैं, तो स्पीड इंक्रीज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान से समझा जाए। वी स्टार्ट विद सेल्फ इंडक्शन। So we've got a coil or a battery. केसेस दो ले सकते हैं, एक करंट फ्लो हो रहा है, हम चेंज करें, एक इसे ऑन करें तो भी चेंज होगा। तो पहले शुरू करते हैं। सपोज हमने इसको स्विच ऑन किया, करंट थ्रू द कॉइल विल सडनली इंक्रीज, और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल विल आल्सो इंक्रीज, और अगर ये फील्ड इंक्रीज होगी तो इस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट it will oppose the increase in current. It will oppose the increase in current. फिर से एक बार स्विच ऑन किया, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो भी इंक्रीज होगी, और फील्ड इंक्रीज होगी तो इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग direction of induced EMF will be such that it will oppose that increase in current. करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा, रोक नहीं पाएगा, रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो करंट इंक्रीज तो हो जाएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम फॉर द करंट टू इंक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसको ऑफ करें, करंट विल सडनली डिक्रीज, और अगर करंट डिक्रीज होगा तो फील्ड डिक्रीज होगी, फील्ड डिक्रीज होगी तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द डिक्रीज इन करंट। हर कॉइल की प्रॉपर्टी है, करंट इंक्रीज करने लगे ये उसको अपोज करता है, और करंट डिक्रीज करें तो ये उसको भी अपोज करता है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। वी से it's a property of a coil, it's the property of a coil due to which it opposes any change of current through it by inducing an EMF in itself. It's the property of a coil due to which it opposes any change of current through it by inducing an EMF in itself. हर coil की property है, आप उसमें से करंट चेंज करें उसको अपोज करती है, और अपोज करने के लिए क्या करती है, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है, यानी उसमें खुद में इंडक्शन हो जाती है। एंड वी कॉल द प्रॉपर्टी एज सेल्फ इंडक्शन। राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। जो करंट फ्लो होगा उसके प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स होगा इसमें, और दिस फ्लक्स इज इक्वल टू Li. This L is called
self inductance. It's called self inductance. It's also called coefficient of self induction. It's also called coefficient of self induction. दो अलग अलग टर्म्स है, सेल्फ इंडक्शन अलग है, सेल्फ इंडक्टेंस अलग है. Self induction is the property due to which a coil opposes any change of current through it by inducing an EMF in itself. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Self inductance. Whatever magnetic flux is there across this coil obviously will depend on the current. Current ज़्यादा होगा, field ज़्यादा होगी, flux ज़्यादा होगा. तो flux equal to Li. L is called self inductance or coefficient of self induction. L equal to phi by I. L equal to phi by I. And if I is equal to 1 ampere, then L is phi. L is phi. तो कह सकते हैं self inductance of a coil is equal to the amount of magnetic flux associated with the coil when 1 ampere of current is flowing through it. So, self-inductance of a coil is equal to the amount of magnetic flux associated with the coil when 1 ampere of current is flowing through it. 1 ampere current flow करने पर कितना magnetic flux होगा इस coil में? We call that as self-inductance of the coil. Clear हो गया? दो terms. Induction and inductance. Unit of self inductance, unit of L is Henry. कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं. और हेनरी यहां से देखें, हेनरी किसके इक्वल होगा? वेबर पर एम्पियर. वेबर पर एम्पियर. हेनरी कैसे डिफाइन करेंगे? 1 Henry is the self-inductance of a coil when 1 ampere of current flowing through it produces a magnetic flux of 1 Weber. 1 Henry is the self-inductance of the coil when 1 ampere of current flowing through the coil produces a magnetic flux of 1 Weber. ऐसा भी कह सकते हो, when 1 Weber of magnetic flux is produced and flowing a current of 1 ampere through a coil, then its self inductance is said to be 1 Henry. एक ही बात है, दो अलग अलग वे में आपने एक ही चीज को बोला है. 1 ampere करंट फ्लो होने पर अगर 1 Weber magnetic flux प्रोड्यूस हो जाए, we'll call the self inductance of the coil as 1 Henry. Right? So तीन बातें हो गई. What is self induction? It's the property of a coil due to which it opposes any change of current through it by inducing an EMF in itself. Then what is self-inductance? Self-inductance is the amount of magnetic flux associated with a coil when 1 ampere of current is flowing through it. Unit of self-inductance is Henry. Henry कैसे डिफाइन करेंगे? Self-inductance of a coil is said to be 1 Henry when 1 ampere of current flowing through the coil produces a magnetic flux of 1 Weber. I hope this is clear. और इसमें लास्ट पार्ट एक चीज और ऐड कर रहे हैं, ध्यान दें. Induced EMF minus d phi by dt. Uninduced EMF phi. फाई क्या होता है? Li. फाई इज, हमने लिखा फाई इज Li. तो इंड्यूस EMF माइनस एल डी आई बाई डी टी. ध्यान रखना, इस फॉर्मूले की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी. एसी पढ़ेंगे जब तो हमें चाहिए होगा फॉर्मूला. इंड्यूस EMF इज माइनस एल डी आई बाई डी टी. एंड इफ डी आई बाई डी टी equal to 1 ampere per second, di by dt is 1 ampere per second, तो L
ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, इट गिव्स ओनली द डायरेक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस स्केलर है, इसलिए वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट नेगेटिव साइन। E equal to minus d phi by dt, phi flux, that's L into I, तो E equal to minus L di by dt, and if di by dt is 1 ampere per second, तो L E के equal होगा। The EMF induced कितना जितना है that's equal to the self inductance. So we have another way to define self inductance. Another way of defining self-inductance. Self-inductance of a coil is equal to the magnitude of EMF induced in the coil when 1 ampere of current changes through it in 1 second. 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट चेंज हो कॉइल से, अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो तो EMF इंड्यूस होगा। Magnitude of EMF induced in the coil when 1 ampere of current changes through it in 1 second is called self inductance of the coil. ठीक है जी, 4 बातें। अब 4 चीजें हमने पढ़ ली। सेल्फ इंडक्शन, फिर सेल्फ इंडक्टेंस, फिर हेनरी, और फिर सेल्फ इंडक्टेंस को अलग तरह से डिफाइन किया। एक बार हमने डिफाइन किया था सेल्फ इंडक्टेंस को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ EMF। I hope this theory part is clear. कोई मैथमेटिकल ज्यादा नहीं है, it's more of theoretical part. So magnetic flux, methods of changing flux, EMF, Faraday's laws, induced EMF, Faraday's laws, और फिर सेल्फ इंडक्टेंस। ये सब पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स जब हमने पढ़े थे तो जो जो चीजें वहां पढ़ी वो हम फिर से पढ़ रहे हैं। इन्हें आगे एक बार फिर कुछ और टॉपिक्स में रिपीट करेंगे। तो देयर इज लॉट ऑफ रिपीटेशन इन द चैप्टर, वही चीज बार बार रिपीट होती है, इसलिए चैप्टर इजी है। यानी 3-4 कंसेप्ट्स हैं वही बार बार रिपीट होते हैं और उससे चैप्टर याद करना फिर इजी हो जाता है। सो जस्ट पे अटेंशन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? वी हैव गॉट अ कॉइल एंड देयर इज अनदर कॉइल नियर इट और ओवर इट, P and S। यहां हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे इसको ऑन करते हैं यहां इंडक्शन होती है, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। एक्चुअली जैसे इसको ऑन करेंगे करंट थ्रू इट विल इंक्रीज, करंट थ्रू द कॉइल P विल इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल विल आल्सो इंक्रीज, और ये कॉइल S उस फील्ड के अंदर है, कॉइल S इज इन दैट फील्ड, तो S के क्रॉस फ्लक्स इंक्रीज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी सच दैट इट विल अपोज दिस इंक्रीज इन करंट। हम कभी भी करंट को चेंज नहीं होने देते, मतलब ये हर कॉइल की प्रॉपर्टी है, वो करंट को चेंज अगर करे तो अपोज करती है। उसमें से चेंज हो रहा हो तो भी अपोज करती है, किसी दूसरी कॉइल से चेंज हो रहा है तो भी अपोज करती है। फिर से समझो, we switch on this circuit, current through coil P increases, उससे magnetic field associated with the coil will also increase, तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF will be such that it will oppose this increase in current। खुद में अगर करंट चेंज हो रहा हो वो उसको अपोज करती है, और कोई साथ में कॉइल है उसमें से करंट चेंज हो रहा है तो उसको भी अपोज करती है। खुद में चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रही है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। और अगर साथ में कोई कॉइल है उसमें से करंट चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगी, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी वजह से इसमें इंडक्शन हो गई, दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसमें करंट चेंज करें तो इसमें इंडक्शन होगी,
एक दूसरे की वजह से, राइट। अगर इस करंट को डिक्रीज करें, इंक्रीज किया था हमने पहले, नाउ सपोज वी डिक्रीज दिस करंट, तो फील्ड थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज, तो इसके क्रॉस फ्लक्स डिक्रीज होगा और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज दिस डिक्रीज इन करंट, and this property is known as mutual induction, property due to which each coil opposes any change of current through the other by inducing an EMF in itself. Property due to which each coil opposes any change of current through the other by inducing an EMF in itself. ये हर कॉइल की प्रॉपर्टी है, किसी भी दूसरी कॉइल में अगर करंट चेंज करें वो उसको अपोज करेगी और उसके लिए खुद में उसको ईएमएफ इंड्यूस करना होगा। क्लियर? सो बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ वी कॉल द प्रॉपर्टी एज म्यूचुअल इंडक्शन। कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एस विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू पी। इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किस पर डिपेंड करेगा, इसमें कितना करंट है उस पर। करंट से फील्ड प्रोड्यूस होगी, फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस विल डिपेंड ऑन करंट थ्रू पी, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू एम आई। दिस एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ mutual induction, coefficient of mutual induction। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम गलतियां करते हैं एग्जाम में, तो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। M is mutual inductance और mutual coefficient of mutual induction। कह सकते हैं M will be equal to 5 by I, and if I is equal to 1 ampere then M equal to 5. That gives the definition for mutual inductance। ये समझ आ गया? इसका फ्लक्स इसके करंट पर डिपेंड करेगा, तो phi equal to any constant M into I, M is called mutual inductance and M will be 5 by I, and if I is 1 ampere तो M equal to 5। मतलब mutual inductance of a pair of coils, दोनों में होगी, mutual inductance of a pair of coils is equal to the amount of magnetic flux produced in one coil when 1 ampere of current is flowing through the other। इसमें 1 ampere current flow करने पर यहाँ जितना भी magnetic flux होगा we call that as mutual inductance of the two coils। Clear? Mutual inductance फिर से of a pair of coils is the amount of magnetic flux associated with one coil when 1 ampere of current is flowing through the other। Unit यहाँ भी क्या होगी, हेनरी। यूनिट विल बी हेनरी, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम कैपिटल H से, और हेनरी यहाँ से किसके इक्वल होगा, वेबर पर एम्पियर। हेनरी विल बी वेबर पर एम्पियर। तो हेनरी डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले हमने किसकी टर्म्स में किया था, सेल्फ इंडक्टेंस की, हम उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। अच्छा ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें, डेफिनेशंस में बहुत सिमिलैरिटी है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेनरी, दोनों जगह definitions are almost similar, so you have to be careful। Mutual inductance of a pair of coils is said to be 1 Henry when 1 Weber of magnetic flux is produced in one coil due to 1 ampere of current in the other coil। इसमें अगर 1 ampere current flow हो रहा हो और यहाँ 1 Weber magnetic flux produce हो जाए, the mutual inductance between the coils will be 1 Henry। Mutual inductance of a pair of coils is equal to 1 Henry when 1 Weber of magnetic flux is produced in one coil due to 1 ampere of current flowing through the other coil। ठीक है जी।
और इसमें लास्ट पार्ट ये भी पढ़ा था, इंड्यूस ईएमएफ डी फाई माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ फाई किसके इक्वल है, एम आई, तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला भी कहीं आगे यूज हो सकता है। एंड इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो एम ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अ सिमिलर स्टेटमेंट मान सके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स is equal to the magnitude of EMF induced in one coil when 1 ampere of current changes through the other in 1 second. Similar definition जैसे self inductance में थी, mutual inductance of a pair of coils is equal to the magnitude of EMF induced in one coil when 1 ampere of current changes through the other in 1 second. I hope it is clear. Inductance के जब हम concepts पढ़ते हैं तो we study about self inductance, mutual inductance of a pair of coils, और इन्हीं concept से फिर आगे समझते हैं self inductance of a long solenoid और एक mutual inductance of two solenoids। दो derivations हैं और इनसे रिलेटेड, इनसे कनेक्टेड कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो सेम पैटर्न से सॉल्व करने होते हैं। तो पूरा एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलोनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके जो डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, सिमिलर स्टेप्स हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स वहां भी यूज करेंगे। तो देयर इज अ सीक्वेंस, अ सर्टेन पैटर्न। वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अगर ध्यान में रहे, याद नहीं करनी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अगर ध्यान रहे, बहुत इजीली आप ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। डेफिनेटली द इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई डेरिवेशन अगर एग्जाम में आपने लिखना हो तो ध्यान रहे उसमें जितनी भी टर्म्स आप यूज करते हैं उन्हें आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, मीन्स यू नीड टू राइट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर राइटिंग। और ये रटने के लिए नहीं होता है, कहीं से एक बार पढ़ लिया जाए। वंस यू रीड इट फ्रॉम सम बुक, लर्निंग फिजिक्स बुक यूज करें, वहाँ से उसमें सारे डेरिवेशंस दिए हुए हैं और उनके introduction part, everything is given. Have a look at the book, you'll like it. तो शुरू करते हैं self inductance of a long solenoid। कोई भी एक solenoid है, हम बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे, but we can assume this is a solenoid. What will be self inductance? Introduction में जैसे हमें लिखना होता है, consider a long solenoid having n number of turns. The length of the solenoid is L. It's made up of wire of copper and the turns are insulated from one another. ऐसे मतलब you have to describe, right? Pay attention. अगर इसमें से करंट फ्लो करें I, it's very simple but very important. अगर इसमें से करंट फ्लो करें I, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डेरिवेशंस किए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कितनी होगी, याद है आप लोगों को? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अरे भाई याद होगा सर जी, एकदम तो याद नहीं आता है। म्यू नॉट आई एन बाई एल, म्यू नॉट आई एन बाई एल। I is the current that's flowing through it, and number of turns, L length of the solenoid. क्लियर है? अब इसका एरिया मान लो A, भाई इतनी फील्ड प्रोड्यूस हो गई इसमें पूरे में, ठीक है। और एरिया एक का अगर A है तो कितना फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स across one turn will be field into area.
फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई एन बाई एल इंटू एरिया। रेडियस दिया हो तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, नहीं तो एरिया ए अज्यूम कर लें। एंड फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एन टर्न्स, पहले हमने वन टर्न के लिए किया, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, एन टर्न्स। डायरेक्ट एन के लिए करते हैं ना तो गलतियां हो जाती हैं, सो वी अवॉइड इट। एन से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई एन स्क्वायर ए बाई एल, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वाज फ्लक्स अक्रॉस वन टर्न, दिस इज फ्लक्स अक्रॉस एन टर्न्स। और ये हमें मालूम है फ्लक्स एल आई के इक्वल होता है, फ्लक्स इक्वल टू एल आई। तो दोनों को इक्वेट कर दो, एल आई इक्वल टू दिस, एल आई विल बी म्यू नॉट आई एन स्क्वायर ए बाई एल। आई से आई कैंसिल हो गया, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सो दैट्स द फॉर्मूला, म्यू नॉट n square a by l, factors on which self inductance of a coil depends, यहां से पता लगा सकते हैं। स्टेप्स एक बार फिर से, स्टेप्स सारे एक बार फिर से। we have a solenoid of length L turns N, let current I is allowed to flow through it, magnetic field due to this current कितनी होगी, म्यू नॉट आई n by l, इतनी फील्ड इस करंट से प्रोड्यूस होगी। और इसका एरिया अगर ए मान लें ऑफ वन टर्न, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस वन टर्न, फील्ड इनटू एरिया, और फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट आई एन बाई एल, ये वैल्यू इनटू एरिया। एक टर्न के अक्रॉस इतना फ्लक्स, तो एन टर्न्स के अक्रॉस एन से मल्टीप्लाई करते हैं, और फ्लक्स होता है एल आई। एल क्या है इसमें, सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल आई इक्वल टू दिस, इक्वेट कर दो, तो म्यू नॉट आई एन स्क्वायर ए बाई एल। आई से आई कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, दैट्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। और कभी कभी हमें एक और टर्म चाहिए होती है इसमें, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल था ना ये फॉर्मूला, एल और एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये एन बाय एल क्या होता है, स्मॉल एन। What is n by L? Number of turns per unit length. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है, you have to take total number of turns and length of the solenoid। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा रेफरेंस होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n दिया है, आपको वही टर्म यूज करना है। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें भी ऐसा होगा, यू में भी गिवन 100 टर्न्स, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हो सकता है। तो n और l अलग अलग दे रखे हैं, या दे रखा होगा 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर, कुछ ऐसे। तो आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो जो भी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हमें करना। तो दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट करें, ये भी लिखे और ये भी लिखे, राइट बोथ ऑफ दैम बेटर। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आते एग्जाम में ना, उनको बस ये ध्यान आ जाता है, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनॉइड का, सर ने कराया था एक बार, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। भाई ये करना था, ये करना था, ये नहीं समझ आ रहा है। गुड आइडिया ना, दोनों ही कराना, एक स्टेप ही तो है एक्स्ट्रा। आई होप दिस इज क्लियर। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अब हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। तो ये भी समझा गया, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। म्यूचुअल, सर ए भी होता है बीच में, यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। तो वी हैव गॉट टू सोलेनॉइड्स P एंड S, एक से करंट फ्लो करते हैं, दूसरे में इंडक्शन होती है, और इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। यस, सो पे अटेंशन, से द करंट थ्रू दिस इज I, नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2, लेंथ L ले लेते हैं, दोनों की लेंथ सेम ले रहे हैं।
नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के अलग अलग हैं, एक में कम हो सकते हैं, एक में ज़्यादा हो सकते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है जब भी हम ऐसे सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। एक से करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और दूसरे में फ्लक्स होगा। तो पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट will be mu naught I N1 by L। इससे करंट फ्लो हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके टर्न्स लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे? P के। जिस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसी के नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे। क्लियर? अब इसके एक टर्न के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? पहले भी तो यही किया हमने सेल्फ इंडक्टेंस में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स across one turn of S will be field into area। फील्ड कितनी है? म्यू नॉट I N1 by L into A। ठीक है जी। सिमिलर स्टेप्स उसमें भी हमने ये किया था, पहले फील्ड फाइंड की थी, फिर एक टर्न के अक्रॉस फ्लक्स फाइंड किया था और फिर टोटल फ्लक्स अक्रॉस n टर्न्स। तो यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस n2 टर्न्स। सर ये s कैसा लिखते हो आप? अरे भाई फिजिक्स तो ठीक लिखते हैं ना। n2 टर्न्स of S, so that flux will be mu naught I N1 N2 A by L। फिजिक्स टीचर्स जो होते हैं वो इंग्लिश जैसी मर्जी लिखे, फिजिक्स ठीक लिख रहे होते हैं, राइट। तो एक टर्न के क्रॉस फ्लक्स इतना था, N2 टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी कॉइल के क्रॉस फ्लक्स पता लग गया। बट ये हमें मालूम है फ्लक्स इक्वल टू एम आई। तो दोनों को इक्वेट कर दो। एम आई विल बी म्यू नॉट आई N1 N2 A by L। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, सो एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स। स्टेप से एक बार रिवाइज कर लें। हम फाइंड कर रहे हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स, पेयर ऑफ सॉलिनॉइड्स। तो कंसिडर टू कॉइल्स with turns N1 and N2, length being same, coils are P and S, have different number of turns। करंट फ्लो की I, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी म्यू नॉट I N1 by L, और इस फील्ड की वजह से यहाँ फ्लक्स होगा। वन टर्न के क्रॉस कितना होगा? एक टर्न के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल N2 टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? N2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल फ्लक्स MI के इक्वल होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस में। अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट किया तो आई कैंसिल हो गया, तो एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। और इसका अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L, और L तो था ही, एक L से और मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, N1 by L small n, this N2 by L will be small, that's the other formula। दोनों डिराइव करना, एक भी पूछा गया तो भी दूसरा डिराइव करते हैं, राइट एन एक्स्ट्रा स्टेप। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें ये जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ये आप ध्यान में रखें क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में हम इसे यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड, वो भी काइंड ऑफ डेरिवेशन ही है, ऐसे ही स्टेप्स लिखने।
न्यूमेरिकल आ सकते हो तो अलग बात है, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट यू मे हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स टू डिराइव सर्टेन रिजल्ट्स। तो एक क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं, ध्यान दिया जाए। सो वी हैव द क्वेश्चन, देयर आर टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स with radius r and r, एक small r एक capital R is greater than r, तो capital R greater than small r. We have to find mutual inductance of the two coils. Question clear है? Two concentric coils, radius एक का बड़ा है एक का छोटा है, दोनों की mutual inductance कितनी होगी ये बताना है। हमने सोलेनॉइड के concepts पढ़े थे, similar steps अब यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। Let's draw the diagram first. तो radius r and r, सेम स्टेप्स यूज करेंगे, इसमें से करंट फ्लो करें, आउटर लूप से करंट फ्लो किया जाए और चेक करो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स, वहां भी यही स्टेप्स की सीक्वेंस लिखी है, यहां भी यही लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2r। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा था हमने, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई बाय 2r। और अगर ये फील्ड इस एरिया में एक्ट हो रही हो तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इनर लूप, तो फ्लक्स विल बी b into a, और b कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2r, और a कितना है? पाई आर स्क्वायर। फील्ड फाइंड कर ली करंट से, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। बट फ्लक्स इज mi, फ्लक्स इज mi, देयरफॉर mi इज म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, mu naught I pi r square by 2r. I and I get cancelled, so m equal to mu naught pi r square by 2r. Mutual inductance between two concentric coils. I hope this is clear. It's a very simple way to derive. No panic buttons to be pressed. घबराएं नहीं, आराम से सोचकर करें, स्टेप्स की सीक्वेंस को फॉलो करें। जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन टू कॉइल्स, जैसे टू सोलेनॉइड्स थे या इस तरह से टू कॉइल्स हैं, इनकी शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कुछ भी, तो आउटर से एक कॉइल से करंट फ्लो करें, अगर कंसेंट्रिक है तो आउटर से करें, इससे जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो पूरे रीजन में एक्ट होगी। तो यहाँ का एरिया निकाल लें, फ्लक्स फाइंड करें, फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स यू फ्लक्स। तो फील्ड ड्यू टू द करंट इज म्यू नॉट आई बाय 2r मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ द इनर लूप, दैट गिव्स यू द फ्लक्स थ्रू इट। एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख लिया, एंड फ्लक्स इक्वल टू mi, दोनों को इक्वेट करें, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ m. I think it's a very easy way to derive.